विरजानंद प्रकाश भाग क्रमांक 8 क्रम संख्या 7 कालिकाता यात्रा संवत 1872 से 1878। कलकत्ता उस समय भारतवर्ष की राजधानी था। उन दिनों यहाँ भी संस्कृत के उच्च विद्वानों का निवास था। यहाँ आपने लगभग 1.5 वर्ष तक साहित्य के ऊंचे ग्रंथ जैसे साहित्य दर्पण, कुवलया आनंद, काव्य प्रकाश, रसगंगाधर आदि तथा नवीन व प्राचीन न्याय के ग्रंथों का सम्यक अध्ययन अध्यापन किया। यहाँ आपने आयुर्वेद, संगीत, वीणा वादन तथा अन्य अनेक कलाओं में कुशलता प्राप्त की। प्रचलित ग्रंथों के अध्ययन को परिसमाप्त कर बृहद सरस्वती भांडागारों की ग्रंथ सूचियों का भी सम्यक अवलोकन किया कि अब कौन से ग्रंथ अध्येतव्य शेष है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब गुरुमुख से श्रोतव्य कोई ग्रंथ शेष नहीं है। जो ग्रंथ अदृष्ट है, स्वतः विचारणीय है। प्रज्ञाचक्षु जी काशी में ही मूर्धन्य विद्वानों की श्रेणी में आ चुके थे। अब तक तो आप और भी परिनिष्ठित अर्थात पूर्ण हो चुके थे। बड़े बड़े भट्टाचार्य आपके स्थान पर आकर अभिलषित विषय की मीमांसा करते थे। नेत्रहीनों पर कटाक्ष करने वालों पर श्री दंडी जी का कोप वज्र सफलतया पतित होता था। वैद्य जीवन के रचयिता लोलिम्बराज ने ऐसा ही कटाक्ष किया है। उसने अपने ग्रंथारंभ में लिखा है, एषाम न चेतो ललनासु लग्नम मग्नम न साहित्य सुधा समुद्रे जास्यन्ते ते किम मम हा प्रयासानंदा इव वार वधु विलासान। अर्थात जिनका चित्त ललनाओं में नहीं लगा तथा साहित्य पीयूष सागर में भली प्रकार नहीं नहाया, दुख है कि वे मेरे परिश्रम का आनंद उसी प्रकार अनुभव न कर सकेंगे जैसे अंधे गणिकाओं के विलासों को नहीं जान सकते। श्री दंडी जी ने इस ग्रंथ के रचयिता की आलोचना में कहा, लोलिम्बराज अपने मन में कवित्व का अभिमान रखता है, पर है वह व्याकरणाभिज्ञ। देखो, उसमें लिखा है, औषधम मूढ़ वैद्याणाम त्यजन्तु ज्वर पीड़िताः पर संसर्ग संसक्त कलत्रमिव साधवः। अर्थात ज्वर पीड़ितों को मूर्ख वैद्यों की चिकित्सा उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे भले आदमी परपुरुषों से संसक्त स्त्री को छोड़ देते हैं। इस श्लोक में मूढ़ वैद्यानाम प्रयोग असाधु अर्थात अशुद्ध है। कुत्सिताने कुत्स नहीं शब्दानुशासन के अनुसार वैद्य मूढ़ानाम होना चाहिए। संस्कृत में दोषज्य तथा छिद्रज्य शब्द पंडित के पर्याय हैं। जो मनुष्य दोषों को, छिद्रों अर्थात त्रुटियों को भली प्रकार जानता है, वही दूसरों के छिद्र भी पकड़ सकता है और स्वयं भी उनसे बच सकता है। श्री दंडी जी पूर्ण दोषज्ञ अर्थात पंडित थे। किसी का भी छिद्र उनसे बच न पाता था, अतः सारे विद्वान उनके समक्ष परास्त होते थे। श्री दंडी जी ने कालिकाता में अनेक वर्ष निवास किया। पर्याप्त छात्रों को विभिन्न विषय पढ़ाए। अनेक उच्च पदस्थ पुरुषों से उनकी भेंट हुई। यही वे मायव शतरंज के अप्रतिम खिलाड़ी बन गए। वीणा वादन तथा आयुर्वेद में भी स्पृहणीय प्रवीणता प्राप्त की। अपने गुणों से उन्होंने इस महती नगरी में महान सम्मान प्राप्त किया। यदि वे संग्रही होते तो लक्षशः मुद्रा संचित कर लेते, पर वे धन विभाजन मुक्त हस्त हो करते थे, अपने पास कुछ न रखते थे।
अनेक गुणज्ञ उदार सज्जनों ने दंडी जी को लिए आवास, यान, भोजन, परिधान, भृत्य वर्ग आदि का समुचित प्रबंध करके उनको कलकत्ता रखना चाहा, पर जो जो इस प्रकार का अनुरोध बढ़ता था त्यों त्यों उनकी प्रस्थानाभिलाषा तीव्रतर होती जाती थी। वे सच्चे वीत स्पृह सन्यासी थे और गगन संचारी विहंगवत सर्वथा बंधन रहित तथा निरासक्त रहना चाहते थे। एक दिन अधिक अनुरोध देख उसी रात वहां से चल पड़े। रात्रि यात्रा से अनुमान होता है कि ग्रीष्म ऋतु रही होगी। क्रम संख्या 8 भागीरथी परिक्रमा की पूर्णता संवत 1878 से 80। विरजानंद जब हरिद्वार से चले थे तब उनका प्रधान लक्ष्य काशी पहुंचकर महाभाष्यांत व्याकरण पढ़ना था। पता नहीं दर्शन अध्ययन भी उनका लक्ष्य बन चुका था वा नहीं। भागीरथी का पूर्ण परिक्रमण अवश्य कर्तव्य रूप में चाहे उस समय स्थिर न हुआ, तथापि भागीरथी तटानुतट परिभ्रमण की पवित्रता की भावना थी ही। काशी के अध्ययन की समाप्ति पर प्राचीन परंपरा से श्राद्ध दृष्टि से गया गए। वहां भी अध्ययन का सुयोग देख ठहर गए। वहां से नव्य न्याय, साहित्य आदि अध्ययनार्थ कलकत्ते का संकल्प हो गया और यह सब ईश्वर कृपा से अति सुंदरता व स्पृहणीय सफलता से पूर्ण हुआ। सांसारिक वैभव व सम्मान सत्कार निष्प्रह विरजानंद के लक्ष्य न थे, अतः वे निष्प्रयोजन वैभवशाली कलकत्ते में क्यों ठहरते। उन्हें तो आत्मानुसंधान के लिए एकांत स्थान और उत्तम जलवायु की आवश्यकता थी और अपेक्षित थे विद्या जान प्रसारार्थ जिज्ञासु छात्र। ऐसे किसी अभिमत स्थान पर बैठने से पूर्व अपने दीक्षा तथा विद्या गुरु स्वामी पूर्णानंद के चरण सानिध्य की तीव्र लालसा थी। मार्ग में काशी के गुरुजन तथा भक्त वृंद से मिल लेना भी अप्रयासालभ्य था और इस सब को करते हुए भागीरथी परिक्रमा भी पूर्ण हो गई। वे संभवतः कलकत्ते से गंगा सागर जाकर गंगा के ऊपर तटानुतट हरिद्वार चल पड़े। हम ऊपर कह आए हैं कि दंडी जी संभवतः ग्रीष्म ऋतु में कलकत्ते से चले थे। उनके नेत्रहीन होने से इस निवृत्ति यात्रा में कदाचित 2-2.5 वर्ष लग गए होंगे। भगवत भक्ति तो नित्यचर्या थी ही। बीच बीच में विद्वज्जन से संलाप तथा शास्त्रीय मीमांसा के शोभन अवसर भी सुलभ थे। काशी में लौटते हुए भी कुछ काल विश्राम किया ही होगा। मार्ग में शुकर क्षेत्र अर्थात सोरों पुनः आया। प्रथम सोरों प्राप्ति के समय तो उनका लक्ष्य काशी था और कहीं बैठने का कोई प्रश्न सामने न था, पर इस द्वितीय आगमन के समय यह प्रश्न भी उपस्थित था ही और संभवतः सोरों छोड़ने से पूर्व उन्होंने हरिद्वार से लौटकर यहाँ आकर रहना निश्चय कर लिया होगा। प्रज्ञा चक्षु जी मंथर गति से हरिद्वार पहुंचे। भागीरथी प्रदक्षिणा भी पूर्ण हुई। पूज्य गुरुवर्य के दर्शन भी हो गए। दोनों का यह मिलन अवश्य दोनों के लिए अतीव संतोषावह रहा होगा। पूर्णानंद जी अपने शिष्य की अकल्पनीय उन्नति को देखकर फूले न समाते होंगे। 76 वर्षीय गुरुवर्य ने अपने 45 वर्षीय शिष्य की युगद्वय अर्थात 24 वर्ष व्यापिनी यात्राओं की कथा, अध्ययन, मान सम्मान, यात्रा के क्लेश सब अति हर्षपूर्वक सुने होंगे और शिष्य का मन संपूर्ण वृत्तांत निवेदन कर परम परितुष्ट हुआ होगा। विरजानंद का जो आत्मीय संबंध इस समय तक पूर्णानंद सरस्वती से था वह संभवतः अन्य किसी से न था। काशी के विद्वान विद्यावृत्त होते हुए भी प्रायः लोभादि अभिभूत होने से अधिकांश में विरजानंद के उतने श्रद्धाभाजन न हो सकते थे। गुरुवर्य के भूरी भूरी आशीषों से आप्यायित विरजानंद उनकी आज्ञा प्राप्त कर हरिद्वार से चल पड़े और
अपने अभिमत स्थान सोरों में आ विराजे क्रमशः।